नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे दोस्तों आपके सामान हिंदी से, हिंदी व्याकरण से। दोस्तों हिंदी व्याकरण का ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 33 है। इससे पहले हमने 32 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, 32 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। लगातार दोस्तों हम एक महीने से ज़्यादा हो गया कंटिन्यू हम दोस्तों मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का मैं दोस्तों प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों रामबाण, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण है दोस्तों। ये अंतिम समय की तैयारी चल रही है हमारी दोस्तों, अंतिम समय का तांडव है हमारा दोस्तों। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, सभी मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आपका सपना पूरा 101% होगा और दोस्तों आप वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है, हमारा अंतिम समय है ये एग्ज़ाम का। 17-18 में हमारा एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये लास्ट समय जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने क्वेश्चंस लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना और साथ में दोस्तों कॉपी और पेंसिल ले लीजिए और दोस्तों अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपने 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। और दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है वीडियो में दोस्तों क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रहता है, तो कॉपी और पेंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोग जितनी भी डेफिनेशन होंगी सभी को आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जितनी भी परिभाषाएं होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मॉक टेस्ट नंबर 33 हिंदी व्याकरण का। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है दोस्तों, हमसे पूछिए वर्णों की कुल संख्या 50, 52, 57 या फिर 55। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 52 हमारे वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे 33 क्या होते हैं, 33 दोस्तों हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 33 हमारे व्यंजन होते हैं। 11 दोस्तों हमारे स्वर होते हैं, इनको आप नोट डाउन करते रहिए। 4 हमारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। 4 दोस्तों हमारे कौन से, अंतस्थ हो गए। 4 हमारे अंतस्थ हो गए, लिख लीजिए, है ना, इस पे आएंगे नहीं मेरे। 2 द्विगुण हो गए दोस्तों और 2 हमारे अयोगवा हो गए। और दोस्तों 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 52 वर्ण बनते हैं दोस्तों कुल वर्णमाला में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52, 33 व्यंजन, 11 स्वर, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 4 अंतस्थ, 2 द्विगुण और दोस्तों 2 अयुग्मः। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है। हमसे पूछा है सघोष वर्ण नहीं है। बात करें दोस्तों हम सघोष की, तो सघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो दोस्तों जिन ध्वनियों को बोलने में स्वर्ग तंत्रिका में कंपन होता है वही दोस्तों हमारी क्या होती है, सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों को बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती है उनमें दोस्तों कंपन हो तो सघोष वर्ण कहलाती हैं, और कंपन ना हो तो दोस्तों वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है सघोष वर्ण कौन सा नहीं है, ये, रे, शय या फिर है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सघोष वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स जो है दोस्तों ये हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है, अघोष वर्ण के अंतर्गत। और दोस्तों हमारा ये, रे और ये है, ये जो हमारे दोस्तों सघोष वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। अंतस्थ व्यंजन पूछा है हमसे दोस्तों। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये, रे, ले और दोस्तों वे, ये हमारे 4 होते हैं। इनमें से बताना है हमें, ये, रे, ले, ये तो हमारे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हो गई। हमसे पूछा है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बा जो है दोस्तों हमारा ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये हमारा स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, कैसा है, स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है दोस्तों 25 होती है। का से लेकर के माँ तक के सभी वर्ण, सभी
स्पर्शी व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? ओष्ठ। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बा जो है दोस्तों ये हमारा पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, या फिर यौगिक है, या फिर विदेशज है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुरलीधर किस प्रकार का दोस्तों शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, या फिर यौगिक है, या फिर दोस्तों देशज है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कैसा है दोस्तों? ये योग रूढ़ है। कैसा है दोस्तों? योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों के जोड़ से बने हैं, परंतु वे अपने सार्थक अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को दोस्तों दर्शाते हैं, वही हमारे दोस्तों योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुरलीधर। मुरलीधर दोस्तों कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? शिव दोस्तों किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, या फिर भाववाचक? दोस्तों संज्ञा जो होती है वो दोस्तों हमारी 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की हमारी दोस्तों संज्ञाएं होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों शिव जो है ये दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है शिव में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वही हमारी दोस्तों क्या हो जाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। जैसे श्याम, इंदु, इंद्र, है ना, रामायण, पृथ्वी, राकेश, दिल्ली, इस प्रकार से ये दोस्तों सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे रहे? ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, वीडियो का फीडबैक जरूर देना। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। जितने भी ग्रुप हैं सभी में फैला दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम अंतिम समय की तैयारी कर रहे हैं। ये समय हमने अच्छे से यूज़ कर लिया तो हम लोग ज़िंदगी भर मज़े लेंगे, आराम से जॉब करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। क्वेश्चंस जितने लगाएंगे लास्ट समय में, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवीजन जितना होगा उतना ही बेटर होगा हमारी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? हमसे पूछा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। गणनावाचक, निजवाचक, समुदायबोधक, क्रमवाचक, निजवाचक, या फिर क्रमवाचक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है हमारा निजवाचक, ये हमारा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, संख्यावाचक में दोस्तों गणना भी होती है, समुदाय भी आता है, और क्रमवाची भी आता है। ठीक है, लेकिन हमारा यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है वही हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, संख्या पता चलती है, वही हमारे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकों से, लेखकों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक चैप्टर को कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है, सभी चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सभी चैप्टर का हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा क्वेश्चंस करा रहा हूँ जैसे हम परीक्षा हॉल में ही पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ, इसीलिए प्रत्येक चैप्टर आपका कवर होता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। ठीक है दोस्तों, यही मेरा लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 7, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट,
जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर कबीरदास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कादम्बरी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए कौन सा इनमें से प्रयोग के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से दोस्तों हमारे जो क्रिया विशेषण होते हैं वो उनके दोस्तों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 3 भेद। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और दोस्तों अनुबंध क्रिया विशेषण। ये हमारे तीनों ही भेद हैं क्रिया विशेषण के। प्रयोग की दृष्टि से 3 भेद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि या फिर गुण संधि। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र, सुरेंद्र का जो दोस्तों संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुर धन इंद्र। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सुर धन इंद्र। ठीक है, इसका हमारा इसमें से आ जहाँ से संधि टूट रही है इसमें दोस्तों ई, ठीक है, मिलकर के क्या हो रहा है? ए बनना है दोस्तों। क्या बनना है? ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है दोस्तों। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अन्वेष धन ण, अनुधन ऐषण, अनुधन वेषण या फिर अन्वेधन क्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण। ठीक है, अनुधन ऐषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनु ऐषण। ठीक है, अनुधन ऐषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों हमारा उ और दोस्तों इसका ए मिलकर के दोनों क्या बनना है? वे बनना है। ठीक है, ये हमारा किसका है? यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में दोस्तों प्रयोग होता है। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और दोस्तों सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों। सभी भाई सभी बहन वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी भाई सभी बहन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा शब्द दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर जो है ये दोस्तों ऑलवेज, सदा, हमेशा दोस्तों बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, बात करें हम दोस्तों वचन की, तो दोस्तों हिंदी में वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दोस्तों बहुवचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास या फिर अपादान तत्पुरुष समास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दोस्तों हमारी क्या हो रहा है? अधिकरण में दोस्तों मैं या पर, मैं या पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कवि में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कवियों में श्रेष्ठ। अर्थात दोस्तों यहाँ पर मैं विभक्ति का लोप हो रहा है, और मैं विभक्ति किसकी होती है? तो दोस्तों वो अधिकरण कारक की होती है। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा कवि श्रेष्ठ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से
अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा है नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर या फिर रुद्र, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, रुद्र। ठीक है, रुद्र जो है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये महादेव का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, किसका है, महादेव का। तम, अंधेरा और दोस्तों तिमिर, ये दोस्तों आपके अंधकार के पर्यायवाची हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है उल्लास का विलोम क्या होगा। उल्लास का विलोम क्या होगा, हर्ष, विषाद, कष्ट या फिर नैराश्य, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों उल्लास का विलोम जो होता है वो होता है विषाद, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तपस्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है, शब्द समूह के लिए दोस्तों एक शब्द चुनना है हमें दोस्तों। तपस्या करने वाला मनुष्य, इसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा, तपलोक, तपस्वी, तपोमय या फिर तपु, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, तपस्वी। ठीक है दोस्तों, जो तपस्या करते हैं उनको दोस्तों तपस्वी कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अधिपति। दोस्तों इसका जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, अधि धनपति। ठीक है, अधिपति। ठीक है, अधिपति में क्या है, तो दोस्तों इसमें हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग कौन सा है, अधि। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और दोस्तों शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारे दोस्तों उपसर्ग कहलाते हैं। ये दोस्तों हमेशा आगे जुड़ते हैं, ठीक है, और शब्दांश होते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र किस मुहावरे का दोस्तों अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गुदड़ी के लाल, गांठ का पूरा, आँख का तारा या फिर आस्तीन का सांप, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा आस्तीन का सांप। ठीक है दोस्तों, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों आस्तीन का सांप। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आज वह आ रहा है, यह कैसा वाक्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज वह आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या फिर विस्मयवाचक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज वह आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, संभावना जताई जा रही है कि आज वह आ सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संदेहवाचक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा वाक्य है दोस्तों, ये संदेहवाचक है, आज वह आ सकता है। संदेह हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा, निश्चित नहीं हो रहा कि वह आ सकता है। जहाँ किसी बात का संदेह प्रकट होता है वहीं दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, संदेहवाचक काल हो जाता है। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, 18, 22, 24 या फिर 28, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 24। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में दोस्तों 11 तथा 13 मात्राएं उसमें होती हैं। रोला दोस्तों एक मात्रिक छंद है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की थी। दोस्तों भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की थी, 6, 8, 7 या फिर 9, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8। ठीक है, भरत मुनि ने दोस्तों रसों की संख्या 8 मानी है। वैसे टोटल जो रस है हमारे दोस्तों वो 9 रस हैं। ठीक है दोस्तों, 9वां जो रस है दोस्तों वो शांत रस है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि ने इस 9वें रस को नहीं माना। ठीक है, उसने केवल 8 ही रस बताए हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों प्राचीन, ऑप्शन बी है मोटा, ऑप्शन सी है गरीब या फिर ऑप्शन डी है और, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है दोस्तों, अव्यय पूछा है दोस्तों हमसे। तो दोस्तों अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिन पर दोस्तों लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही हमारे दोस्तों
अव्यय कहलाते हैं। अव्यय को दोस्तों हम अविकारी भी कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है विकार ना हो, ठीक है दोस्तों, जिसमें विकार ना हो। जैसे आपका और हो गया, तथा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, जब हो गया, तब हो गया, अभी, यहाँ, वहाँ, अतः, इसलिए, ठीक है, किस लिए। इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं वो दोस्तों हमारे अव्यय होते हैं। इन पे दोस्तों लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों और जो है ये हमारा दोस्तों कैसा शब्द है दोस्तों, ये अव्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है दोस्तों। हिंदी में दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो हमारा विस्मयादिबोधक है, ये दोस्तों हमारा फुल स्टॉप है ना, ये हमारा पूर्ण विराम, और दोस्तों ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है वो दोस्तों एक पूरा डंडा लग जाता है इस प्रकार से, ये हमारा पूर्ण विराम होता है। अर्धविराम दोस्तों एक बिंदी और दोस्तों नीचे कॉमा, ठीक है दोस्तों। और अल्प विराम विराम जो होता है वो दोस्तों हमारा इस प्रकार से होता है, और ये दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम डंडा जो होता है, ये दोस्तों इसको हमारा पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विराम का अर्थ होता है दोस्तों रुकना या फिर दोस्तों ठहरना, ठीक है। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं भी ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रुक जाते हैं हम, तो दोस्तों पूर्ण विराम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। दूध का धुला होना, निर्दोष होना, दोषी, पाप करना या फिर चोरी करना, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्दोष होना। दूध का धुला होना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों। लोकोक्ति है दोस्तों ये, इसका दोस्तों हमें सही अर्थ बताना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या फिर बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया मैंने, प्रत्येक चैप्टर दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, और दोस्तों वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनका सबका वेलकम है, फैमिली में स्वागत है आपका, ठीक है, दिल से वेलकम है, ठीक है दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं दोस्तों हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले की 32 क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने केवल मॉक टेस्ट ही लगा लिए ना तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर गेन करके आएंगे, गारंटी, ठीक है। तो आप लोग सभी को जरूर देखिए, बहुत कम समय बचा है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, वीर रस का स्थायी भाव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, भय, विस्मय या फिर उत्साह, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीर रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो उत्साह होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, उत्साह। यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है दोस्तों। क्रोध दोस्तों ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय दोस्तों आपका भयानक रस का है, और दोस्तों विस्मय जो है ये आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ये भी आप याद रखिएगा। क्रोध हमारा दोस्तों किसका है, क्रोध है दोस्तों हमारा रौद्र रस का, ठीक है दोस्तों। और भय हमारा दोस्तों भयानक रस का, और दोस्तों विस्मय जो है ये आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है वीर रस का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 12, 13 या फिर 14, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, दोहा जो होता है दोस्तों ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है दोस्तों ये दोहा। इसके प्रथम चरण एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ जो चरण होता है उसमें दोस्तों हमारी 11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और दोस्तों कौन सा, तृतीय, इसमें दोस्तों हमारी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और द्वितीय और दोस्तों चतुर्थ उसमें दोस्तों हमारी कौन सी कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और दोहा अगर पूछे आपसे किस प्रकार का छंद है तो अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। शब्दालंकार पूछा है दोस्तों हमसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार जो होता है दोस्तों ये हमारा कैसा होता है, शब्दालंकार को परिभाषित करता है, शब्दालंकार होता है। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के दोस्तों भेद कौन कौन से होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया और दोस्तों वक्रंती अलंकार हो गया। ये हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार कैसा है दोस्तों, हमारा शब्दालंकार है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है वहाँ दोस्तों शब्दालंकार होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि पूछी है दोस्तों हमसे, जो तालु से बोली जाती है, कौन सी ध्वनि है, टे, पे, शे या फिर के। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें दोस्तों हम तालव्य ध्वनि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, स्वर हैं दोस्तों हमारे चे, छे, जे, झे, चे, छे और यहाँ पे झे आ जाएगा, जय, झे और दोस्तों ने, ये वाला ने जो होता है ने। ठीक है, और हमारी शे भी होता है, शे है ना, शे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों से और यह भी होता है दोस्तों। ये हमारे किस प्रकार की ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शय जो है हमारी दोस्तों ये कैसी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, कैसी है, तालव्य। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। हमसे पूछा है दोस्तों अघोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, कैसा, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वतंत्र रूप से कंपन करती हुई निकलती है, वही दोस्तों हमारी अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा कै, खे, गे, कै, खे, चे, छे, टे, ठे और दोस्तों ते, थे, पे, फे, वे, से आदि, ये सभी हमारे अघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अघोष के अंतर्गत आती हैं। तो हमसे पूछा है दोस्तों अघोष वर्ण है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कै जो है दोस्तों हमारा ये कैसा वर्ण है, अघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, अघोष वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों स्वर तंत्र का जो होती है उनमें दोस्तों कंपन करती हुई नहीं निकलती, कंपन नहीं होता है इनमें। ठीक है, और जो हमारी शगोष होती है उनमें दोस्तों कंपन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे यही पूछा है अघोष वर्ण, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक या फिर रचना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रचना। रचना जो है दोस्तों ये हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, जबकि आपके उपहार हो गया, ग्रंथ हो गया और मस्तिष्क ये हमारे कैसे हैं दोस्तों, ये हमारे पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ दोस्तों हमसे पुल्लिंग पूछा है,
इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्र जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम स्त्रीलिंग या इस स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के लिए दोस्तों ऑप्शन का सहारा ले लिया करिए। इच्छा, इच्छा हो रही है ना। रक्षा की गई, ठीक है। योग्यता कितनी है, तो इस प्रकार से ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इच्छा हो गया, रक्षा हो गया, योग्यता हो गया, ये हमारे कैसे स्त्रीलिंग है। हमसे पूछा है दोस्तों पुल्लिंग, तो राष्ट्र जो है दोस्तों हमारा ये पुल्लिंग शब्द है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है दोस्तों। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा या फिर बधू या फिर दोस्तों प्राण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नो डाउट। प्राण जो होते हैं दोस्तों, ये प्राण निकल गए, इस प्रकार से बोलेंगे। तो इनको दोस्तों प्रत्येक स्थिति में इसका जो प्रयोग होता है वो दोस्तों कैसा होता है, बहुवचन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, ने किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। कारक जो होते हैं दोस्तों वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कारकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। ठीक है, हमसे पूछा है ने जो है दोस्तों ये किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या फिर संप्रदान कारक। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म, इस प्रकार से इनको बोलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक की विभक्ति है, ने जो है दोस्तों ये हमारी कर्ता कारक की विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। हमसे पूछा है दोस्तों सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा है। घर, आप, पहाड़ या फिर नदी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम का जो दोस्तों अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, क्या होता है, सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, वह हो गए, कौन हो गए, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जो है दोस्तों ये सर्वनाम का भेद है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सभी आपकी संज्ञा हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में विशेषण है। हमसे पूछा है दोस्तों विशेषण, लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है दोस्तों। विशेषण क्या कहलाता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही दोस्तों हमारा क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, रंग, आकार, अवस्था आदि का जितने भी बोध कराते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वो दोस्तों हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बुढ़ापा जो है दोस्तों ये हमारा कैसा है, बुढ़ापा शब्द में दोस्तों अवस्था का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बुढ़ापा जो है हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बूढ़ा आदमी, वह आदमी बूढ़ा है, कैसा है, बूढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुढ़ापा जो है दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से बतानी है दोस्तों हमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। गिरना, बोलना, सुनना या फिर कहना। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड लेकर के आ रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, सभी को मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए, जितना लास्ट समय में जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम क्वेश्चंस की, उतना ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोलना। बोलना जो होता है दोस्तों ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बोलना कैसा है, प्रेरणार्थक क्रिया का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है। दोस्तों काल पूछा है हमसे, किस प्रकार का वाक्य है ये। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो दोस्तों वाक्य में दोस्तों कैसा है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, इसमें थे नहीं है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। हमसे पूछा है दोस्तों तद्भव। तद्भव कौन से शब्द होते हैं, तो दोस्तों तद्भव वे शब्द होते हैं जो कि हमारे संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन उनका हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है दोस्तों तद्भव, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अचरज। ठीक है दोस्तों, अचरज जो है दोस्तों ये हमारा कैसा है, ये हमारा दोस्तों तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा वो दोस्तों आश्चर्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आश्चर्य। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्य, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अंधकार हो गया, अंगरक्षक तथा आशा, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा, ठंड, गीत, कृष्ण या फिर उष्ण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो दोस्तों शीत का जो विलोम होगा वो दोस्तों उष्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, उष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठंड का शीत क्या, ठंड जो होता है दोस्तों ये शीत का समानार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, गीत, कृष्ण अथवा क्रम से ये दोस्तों नृत्य एवं शुक्ल के विलोम है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, गीत हमारा नृत्य का विलोम है और कृष्ण जो है दोस्तों ये शुक्ल का विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शीत का विलोम उष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट। कर का अर्थ नहीं होता, कर का अर्थ नहीं होता, सूर्य, हाथ, किरण या फिर टैक्स। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, सूर्य, सूर्य जो है ये दोस्तों कर का अर्थ नहीं है। हाथ, किरण और टैक्स ये तीनों किसके हैं, तो दोस्तों ये हाथ, किरण और दोस्तों टैक्स ये हमारे किसके हैं, कर के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 40 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट समय की तैयारी चल रही है तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट जरूर करना। तो वीडियो दोस्तों लास्ट दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आप लोग जुड़े रहिए, रोजाना 8:30 बजे क्लास से जरूर जुड़िए। और दोस्तों रोजाना 11 बजे हमारी जीके की क्लास आ रही है, धमाकेदार क्वेश्चन उसमें करा रहा हूँ मैं दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम प्रहार सीरीज के नाम से, तो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।